चल देख, जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसका जितना भी डेरिवेटिव है, मतलब व्यंजक बनता है, वो आपको सब कुछ बताया जा चुका। ठीक है, अब हम एक दूसरा चैप्टर जो है आपका कौन सा, धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसका देखते हैं, उसको शुरू करते हैं। दूसरा धारा विद्युत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसको। तो जो पहला चैप्टर आपका था उसमें पढ़ना था केवल स्थिर आवेश के बारे में। स्थिर आवेश मतलब केवल स्टेशनरी चार्ज के बारे में, मतलब जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। जबकि इसमें आपको पढ़ना है मूविंग चार्ज के बारे में। मूविंग चार्ज मतलब जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, स्थान बदल सकता है और एक जगह से जा सकता है कहाँ पे, दूसरे जगह। ठीक है, तो धारा विद्युत किसको कहते हैं, तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिशील आवेश के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है धारा विद्युत, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है या आवेश होता है वो गतिशील होता है सिर्फ विद्युत क्षेत्र के कारण से या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। यानी कि इलेक्ट्रॉन और चार्ज, मूविंग चार्ज इज मूविंग इन ए कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नहीं देंगे तो कोई भी चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव नहीं कर सकता। बिना विद्युत क्षेत्र के कोई भी आवेश या इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता। ठीक है, चल देखिए, तो अब है इसका पहला टॉपिक विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है। तो जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, क्यू का फॉर्मूला एक था I इंटू टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय टी। और आपको इसमें बता चुके हैं कोई भी फॉर्मूला है उससे आप डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं खुद से, मतलब परिभाषा बना सकते हैं। जिसमें जो नीचे में है उसमें पर यूनिट यानी कि प्रति एकांक लगाना है आपको, और ऊपर में जो है उसको लिखना है। यानी किसी भी चालक के प्रति एकांक समय में जो आवेश उससे गुजरता है, प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। ठीक है, चलिए देखिए ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, इसी का अगर आप इलेक्ट्रॉन के नंबर के फॉर्म में बनाइएगा तो Q इज इक्वल टू होता है, यानी हम पहले से जान रहे हैं, अब बाई टी, यानी कि ये दोनों जो फॉर्मूला है वो I का। ठीक, अब इसके यूनिट पे आते हैं। यस नोट का सबसे पहला पॉइंट है ये कि ये एक आधारी राशि है। आधारी राशि 7 होता है, लंबाई यानी कि लेंथ, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम यानी कि समय, फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि उष्मागतिक ताप, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, फिर ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का परिमाण। ये 7 जो है वो आधारी राशि है, यानी कि बेसिक क्वांटिटी है। तो विद्युत धारा जो है वो आता है बेसिक क्वांटिटी में, यानी कि आधारी राशि। नोट का पहला पॉइंट ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज ए बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, आधारी राशि है या मूल राशि है। ठीक, दूसरा विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है।
विद्युत धारा का SI मात्रक, यानी कि SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। और एम्पियर अगर आप इससे बना रहे हैं Q/T, तो चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, यानी कि एम्पियर जो होता है इक्विवेलेंट होता है कूलम पर सेकेंड के। C/S बोलिए या CS-1 बोलिए। एम्पियर समतुल्य होता है कूलम प्रति सेकेंड के। ठीक, दूसरा इसी का डायमेंशन जानते हैं, तो ये बेसिक है। करंट का डायमेंशन होता है A और I, यानी कि बीमा जो होता है विद्युत धारा का वो A और I होता है। ठीक, अगला चलिए आगे। फिर विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। जबकि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमेशा होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन है क्या? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा, लेकिन फिर भी यह स्केलर यानी कि क्या बोलते हैं अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये जो है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व होता है, यानी कि बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कहीं आपको दिया हुआ करंट कि 5 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 10 एम्पियर, टोटल करंट आप बताइए, तो सीधे जोड़ लीजिएगा। 5 4 9 और 10 कितना? 19। टोटल करंट कितना? 19 एम्पियर। जो भी क्वांटिटी, मतलब जो भी राशि इस सिंपल अलजेब्रिक मेथड से, यानी समान बीजगणितीय नियम से जुड़ रहा है, वो कभी सदिश नहीं हो सकता है, वो कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। क्योंकि वेक्टर के लिए रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² अब प्लस 2ab cos थीटा। जिस भी क्वांटिटी में ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है वो कभी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता, वो हमेशा कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। ठीक, उसके बाद है कि जब किसी चालक से यानी कि कंडक्टर से करंट या चार्ज फ्लो होता है, यानी कि आवेश गुजरता है या विद्युत धारा गुजरता है, तो वो अनावेशित रहता है। मतलब ये कोई कंडक्टर है ऐसा समझिए, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा या करंट फ्लो हो रहा, चार्ज फ्लो हो रहा। ठीक है, इससे हो के ही करंट पास हो रहा, इससे जा रहा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर, मतलब कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज एपियर कभी नहीं होता, यानी कि चालक के ऊपर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता, ना तो प्लस का और ना ही माइनस का। यानी किसी भी चालक से जब विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक अनावेशित ही रहता है, उस पर कोई चार्ज एपियर नहीं होता। कंडक्टर से हो के फ्लो हो रहा है चार्ज या करंट, लेकिन उस पे कभी चार्ज एपियर नहीं होता है। ठीक है उसके बाद फिर ये है कि जो चार्ज या जो करंट जो है बनता है निगेटिव या इलेक्ट्रॉन के कारण से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि जो धारा बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण से, उस धारा को बोलते हैं कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक धारा। और उसका दिशा यानी कि डायरेक्शन होता है निगेटिव वाला है, तो कम से ज्यादा की तरफ, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ। ठीक, कौन सा करंट? जो किसके कारण से होता है? ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण, उस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा। ठीक, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट होता है उस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा? कन्वेंशनल करंट, या हिंदी में जिसको बोलते हैं संवहन धारा या परंपरागत धारा। ठीक, इसका डायरेक्शन उल्टा होगा, दिशा उल्टा होगा। ये पॉजिटिव या क्या बोलते हैं हायर पोटेंशियल से जाएगा किस तरफ? लोअर पोटेंशियल तरफ, यानी कि उच्च विभव से जाता है किस तरफ? निम्न विभव की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक, अब है अगला कि जब आप किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो करंट के लिए या चार्ज के लिए कंडक्टर का एरिया अलग अलग हो, विड्थ अलग हो जाए, थिकनेस अलग हो जाए, एरिया अलग हो जाए, लेकिन एक इंड पे जितना करंट आएगा इंटर करेगा, दूसरे इंड पे उतना ही करंट जो होता है वो लीव करता है, मतलब छोड़ता है।
एक सिरे पे जितना विद्युत धारा आता है दूसरे सिरे से उतना ही विद्युत धारा बाहर की ओर निकल जाता है। अगर यहाँ 5 एम्पियर है, ये पूरे में 5 ही एम्पियर जाएगा सब जगह, ठीक है। जबकि आप देख पा रहे हैं इसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसका इससे कम है। तो ऐसा होना चाहिए था कि किसी में करंट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था, किसी में करंट का वैल्यू कम होना चाहिए। लेकिन करंट जो होता है, विद्युत धारा जो होता है, वो चालक की मोटाई पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो एक इंड पे जितना करंट आएगा, विद्युत धारा आएगा, दूसरे इंड से यानी कि दूसरे छोर से उतना ही करंट जो होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये सारा नोट का पॉइंट है और नोट का पॉइंट आप कॉपी में लिख चुके होंगे। अगला समझिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो मूव कर रहा है, मतलब घूम रहा है, गति कर रहा है, आर रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ पे, मतलब आर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार पथ पे, इस पार्टिकल का चार्ज समझिए क्यू है और ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक। मतलब इसका वेग जो है वो कितना है, v है, और इस पे आवेश जो है वो q है। ये मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा तो आप ये बताइए कि इसको एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है ना वो 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्त काल हिंदी में, या इंग्लिश में टाइम पीरियड। तो टी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस जितना एक रोटेशन में कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, इनका हिंदी में वो ये लिखेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे, यानी कि बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि कण का जो है वेग, ठीक। एक रोटेशन कहीं भी सर्कुलर पाथ पे आप कंप्लीट कीजिए, एक चक्कर पूरा कीजिएगा, तो हमेशा सरकमफेरेंस में, जैसे यहाँ से चले, ठीक है, तो यहाँ फिर पहुंचिएगा तब नहीं एक रोटेशन आपका कंप्लीट होगा, एक चक्कर पूरा होगा। तो एक बार इस पे जब भी घूमिएगा तो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बनेगा, परिधि का आंसर हो जाएगा 2πr और वेलोसिटी इसका v, ये t का आंसर बना, ठीक है। t आ गया, हमें t का ना वैल्यू हो के i का वैल्यू चाहिए। i का फॉर्मूला q अपन t, t का वैल्यू रख दीजिए q 2πr बाई v, v ऊपर चला गया, q इंटू v बाई 2πr। ई हुआ करंट का फॉर्मूला। कब यूज होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, उसका वेलोसिटी यानी कि वेग तब का, जब किसी वृत्ताकार पथ पे कोई आवेशित कण घूमेगा तब का, ये लगेगा I बराबर Q गुने V बटे 2πr, ठीक है इतना। अब इसके अलावा एक जो पॉइंट वो है कि अगर इसी को आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बनाएगा, करंट का वैल्यू किस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब बनाएगा तब क्या होगा, मतलब आवृत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आवृत्ति जो होता है ना टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। आवृत्ति जो होता है वो आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, जिसको हम लिखते हैं या तो n से या स्मॉल f से, ठीक है। n जो होता है वो बराबर होता है 1/t के, अगर टाइम पीरियड स्मॉल t से लिख रहे हैं तब। I का तो फॉर्मूला हम जान रहे हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, Q अपॉन T, Q अपॉन T है तो Q इंटू 1/t इसको लिख सकते हैं, और 1/t आंसर बनेगा किसका, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि आवृत्ति का। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आवृत्ति के रूप में, Q और 1/t का आंसर n, मतलब I बराबर Q गुने n, ये इसका आंसर हो गया धारा का, आवृत्ति के रूप में, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्म, ठीक है। इसी में ऐसा है कि कोई कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल है जिसमें हर पार्टिकल का यानी प्रत्येक कण का चार्ज q है, और उस तरह का टोटल जो नंबर पार्टिकल का है वो n है। तो करंट बताइए, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, q बाई टी। q एक का नहीं है आंसर, कितने का चाहिए, n का, 5 का चाहिए, तो उसमें कितना से इंटू कीजिएगा 5 से,
द टोटल चार्ज यानी कुल आवेश कितना होगा, Q इंटू एन अपॉन टी। ये आंसर हो गया। ये तब का है जब अलग अलग चार्ज पार्टिकल है, नंबर कितना n है, और हर पे चार्ज यानी कि प्रति मतलब हर पार्टिकल पे प्रत्येक कण पे जो आवेश है वो कितना Q है। I इज इक्वल टू Q इंटू एन बाई। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा का जो इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ कि विद्युत धारा क्या है, ये सब कुछ इससे जुड़ा हुआ जितना होता है मतलब फॉर्मूला वगैरह वो एक और स्मॉल डिस्टेंस, ये क्या बोलते हैं, स्मॉल या इंस्टेंटेनियस टाइम जिसको बोलते हैं, मतलब तात्क्षणिक समय जिसको बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी स्मॉल टाइम के लिए dt के लिए, ऐसे t से छोटा होने के कारण dt, उसमें कंडक्टर में चार्ज है कितना dq। अगर करंट इसका बनाइएगा तो क्या बनेगा q बाई टी, तो dq अपॉन dt। और यहाँ से अगर dq निकालिएगा आप तो I इंटू डी टी इज इक्वल टू dq। इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि q का वैल्यू क्या होगा। तो q देखिए dq है और q चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे मतलब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे ना तो dq का तो q हो जाएगा। इसमें इसको ऐसे ही रहने दीजिए I इंटू डी टी। ठीक है, इसमें आगे जैसा कॉपी में बनाए होंगे आप क्वेश्चन, क्या होता है टी के फॉर्म में ही आई दिया हुआ रहेगा, उसका इंटीग्रेशन कीजिए और दो गो टाइम का वैल्यू रहेगा, एक सबसे छोटा मिनिमम और एक सबसे बड़ा मैक्सिमम। वो वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा चार्ज का। इस पे एक आध क्वेश्चन जो होगा वो अगले क्लास में कर देंगे कि कैसे किस फॉर्म में इस तरह का आंसर बनाइएगा। ठीक, इसके आगे कल पढ़ते हैं।